नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई इस बड़ी खबर के साथ। देवभूमि में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में सभी दलों ने कमर कस ली है। लेकिन आज जो खबर देवभूमि से आई उससे पहाड़ पर सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सदस्यता लेकर दोनों नेताओं ने घर वापसी कर ली है। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। वहीं यशपाल आर्य पुष्कर सिंह धामी सरकार में मंत्री थे और उनके पास 6 विभाग थे, जिसमें परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग शामिल थे। इससे पहले कांग्रेस विधायक राजकुमार, निर्दलीय प्रीतम सिंह पवार और निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने भाजपा का दामन थामा था। तो आपको बता दें, यशपाल आर्य ने आज कांग्रेस का दामन एक बार फिर से थाम लिया है। क्या है इनका सियासी सफर, ये हम आपको बता रहे हैं। 1979 में पहली बार विधायक बने, 6 बार विधायक बने यशपाल आर्य। और आपको बताएं कि एससी समाज से आते हैं और उत्तराखंड के बड़े नेता हैं। जाना माना नाम है उत्तराखंड में यशपाल आर्य, जिन्होंने आज बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वो शामिल हो गए। इनके बेटे संजीव आर्य भी नैनीताल से विधायक हैं। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ। मेरी घर वापसी हो रही है और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। सुखद अनुभूति, सुखद एहसास, और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूं। मैं मन से कह रहा हूं, अंतर मन से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूं। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य ने क्या कहा, ये भी सुनिए। बातचीत के लिए मौजूद हैं संजीव आर्य, जो कि यशपाल आर्य के पुत्र हैं और नैनीताल से विधायक भी हैं। सर, क्या सोच के आज आप लोग कांग्रेस में वापस आए हैं, घर वापसी की है? देखिए, हमारा परिवार का डीएनए कांग्रेस है और मैंने अपने राजनीतिक जीवन की हमारी पृष्ठभूमि जो रही है वो कांग्रेस परिवार की रही है। कुछ अपरिहार्य कारण रहे, परिस्थितियां रहीं, लेकिन आज बहुत सुखद अनुभूति है कि अपने परिवार के बीच, अपने परिवार में वापस आया हूं। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, आज आपका मास्टर स्ट्रोक रहा है, बड़े नेता को आपने शामिल किया, किस तरीके से आगे रहेगा? ऐतिहासिक घटना है, एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा वो है। लोकतंत्र बचाने के लिए, दलित, पिछड़े और कमजोरों के सम्मान को बचाने के लिए और विकास को उत्तराखंड में बचाने के लिए श्री यशपाल आर्य जी फिर से कांग्रेस में आए हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत देखिए, यशपाल आर्य और संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के लिए बड़ी मजबूती साबित हो सकती है। महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अभी भी हमारे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं। बीजेपी मूल के लोग भी कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका कांग्रेस ने दिया है। आज यशपाल आर्य और संजीव आर्य घर वापसी हो गई है, कांग्रेस में वापस आ गए। हमारे साथ संगठन महामंत्री मथुरा जोशी जी हैं। सर, कितना बड़ा संजीवनी है 2022 के चुनाव सर पर? देखिए, आप इसको संजीवनी भी कह लीजिए या इसे कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का फायदा होगा। यशपाल आर्य जी पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, हमारे तो अध्यक्ष रहे, सारा जीवन उनका कांग्रेस में रहा है।
यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की घर वापसी पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में जश्न का माहौल दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। आज दलित नेता जो हमारे पूर्व में यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं और बड़े सीनियर लीडर हैं यशपाल आर्य जी, मैं उनको बधाई भी दूंगा और आने वाले समय में प्रदेश को भी बधाई, सभी लोगों को बधाई दूंगा, उसी जाति के लोगों को, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, और कि हमारे दलित समाज के लोग मजबूत होंगे। आने वाले समय में खुशी की लहर जाएगी और 2022 में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, ये निश्चित है कि यशपाल आर्य जी क्योंकि हमारे सीनियर नेता रहे हैं और आज भी हमारे सीनियर नेता हैं, और वो आज उन्होंने घर वापसी करी है और इससे आज हमें मजबूती मिली है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में एक बहुत बड़ा दलित चेहरा आज हमारे बीच में है। और ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो ढकोसला साबित हुई है, जो बार बार कहती थी कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी में हाउसफुल का बोर्ड लग गया है, तो आज ये स्पष्ट हो गया कि सिर्फ हाउसफुल का बोर्ड सिर्फ दिखावे के लिए है, अंदर जगह खाली पड़ी हुई है, क्यों उनके अंदर जो है आपस में ही एक ऐसी वैर, आपस में वैमनस्य पैदा हो चुका है कि वहाँ अब लोग अपने आप को घुटन महसूस। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और भाजपा विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इनका व्यक्तिगत हित था, इसलिए ये पार्टी छोड़कर गए हैं। देखिए, जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो कोई तो रोकने वाला भी कोई नहीं। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि उनके पाला बदलने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार आएगी। (2022) में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आने वाली है। कांग्रेस में जो स्थितियां उस समय थी, जिन स्थितियों के कारण माननीय यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आए, वो स्थितियां तो आज भी नहीं बदली हैं, वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का ये कहना है कि ये उनका अपना मामला है और कुछ भी हो जाए, लेकिन 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जहां सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं हरिद्वार जिले में भी बसपा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है, जनता के बीच नब्ज टटोल रही है। बसपा के पदाधिकारी क्षेत्रों में जाकर जनता की नब्ज टटोलकर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीएसपी के पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी का कहना है कि बीएसपी पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और 2022 में विधानसभा में बसपा अच्छी सीटें निकालकर सरकार बनाएगी। हमारी पार्टी की तैयारी 5 के 5 साल चलती है और हमारी पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है चुनाव में, और आपको इसका रिजल्ट हम देंगे। हमारी बहुत अच्छी सीटें जीत रही हैं। हमारी सीट जरूर नहीं निकली, लेकिन हमारा वोट ऑफ परसेंटेज देखिए आप कितना बढ़ा है प्रदेश के अंदर। ठीक है, सीटें हमारी नहीं आई, लेकिन परसेंटेज तो हमारा वोट का बहुत बड़ा है। पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत खिरसू में जन समस्या को सुनने के लिए बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे, जहां एएनएम सेंटर की छात्राओं से लेकर स्थानीय जनता की समस्याओं का निस्तारण किया गया। एएनएम की छात्राओं ने छात्रावास के भवन की जर्जर स्थिति को दिखाया, तो मंत्री ने भवन को ठीक कराने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। ब्लॉक में हमने बहुत ऐसे शिविर लगाए बच्चे और लगभग 125 लोगों ने अपने अपने गांव की, अपने क्षेत्र की बातें यहाँ पे रखी। कई विभागों ने पूरी भी की हैं। 26 लोगों ने सीधे मुझसे भी डिमांड की है और लगभग 16 मांगे मैंने उनकी यहाँ पे पूरी की हैं। और जल्दी यहाँ का डिग्री कॉलेज भी खुलने वाला है। खिरसू और चौबट में मैं शौचालय भी बना रहा हूँ, ताकि कानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में लक्सर विधायक को धमकाने वाले अंदाज में फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। जब ऑडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आया
तो विधायक चैंपियन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता उनके भाई हैं और ये निजी वार्तालाप थी जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। विधायक से उनका कोई झगड़ा नहीं है। दरअसल लक्सर में टायर फैक्ट्री प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद के दौरान 7 अक्टूबर को लक्सर विधायक संजय गुप्ता कर्मचारियों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे। अगर कोई चोरी से ऑडियो वायरल कर रहा है, पिछले 10 साल से मेरे साथ साजिश हो रही है, पता आपको? हमने वायरल नहीं करी है वो। हम भाई हैं, हमारी बात हो रही थी। घर में आपकी पति पत्नी की बात हो रही है, पति पत्नी की बात को सुन के वायरल करते हैं। संजय गुप्ता जी मेरे भाई हैं और आज से नहीं है, 30 साल से हैं। मैं कांग्रेस में था, वो नहीं थे, लेकिन हम दो जिस्म एक जान थे। मेरे क्षेत्र के भी कुछ श्रमिक वहाँ काम करते हैं, तो कहने लगे थे आप आए नहीं, तो मैं उधर लक्सर गया था, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ चला गया। क्षेत्र तो उन्हीं का है, उनसे उनकी और हमारी वार्ता श्रमिकों के हित में ही चल रही थी, वो पूरी हुई। उनका कहना था, मैंने नहीं, किसी और ने किया है। और अब बात 70 के संग्राम की। 70 का संग्राम में आज बात हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट की। झबरेड़ा सीट से अभी देशराज कर्णवाल विधायक हैं। कैसे हैं इस बार इस सीट पर जनता का मूड, आइए जान लेते हैं। हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट जो अक्सर चर्चा में रहती है। देशराज कर्णवाल यहां से भाजपा के विधायक हैं और वो अपने बयान से अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। झबरेड़ा विधानसभा सीट 2008 में परसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर शुरुआती दौर में बसपा का दबदबा रहा। 2012 के चुनाव में झबरेड़ा सीट पर बसपा के टिकट पर हरिदास विधायक बने थे, मगर 2017 के चुनाव में बसपा की पकड़ कमजोर हो गई। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच हुआ। देशराज कर्णवाल भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत गए। देशराज कर्णवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजपाल सिंह को 2253 वोटों से मात दी। देशराज कर्णवाल को लगता है कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। मेरे क्षेत्र में खड्डे ही खड्डे थे, आज मेरा क्षेत्र सड़कों से हरा भरा है और जो सड़कें रह गई है उनके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। दूसरा, गन्ने की पेमेंट के बारे में अगर मैं कहूं, 450 करोड़ की बकाया थी तब पिछली सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस की, और पूरी सरकार किसान तराई तराई था। तो मेरी सरकार ने, मैंने प्रश्न लगा करके, मैंने गन्ने की लड़ाई लड़ करके विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी किसानों का बकाया दिलवाया। मोदी लहर के चलते 2017 के चुनाव में तो विधायक देशराज पर जनता ने भरोसा जताया था, मगर इस बार हालात पिछले बार जैसे नहीं है। बसपा और कांग्रेस इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही, जो भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एबीपी गंगा के लिए झबरेड़ा से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रहा था। भाजपा प्रत्याशी देशराज कर्णवाल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजपाल सिंह को 2253 वोटों से हरा दिया था। और अब आपको दिखाते हैं विधायक देशराज का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। आपको बताएं कि 4.5 साल में भी जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं देशराज। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं विधायक, जिससे नेता के तौर पर उनकी छवि पर असर पड़ रहा है। जनता के साथ विधायक का संवाद कमजोर पड़ा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि विधायक कुछ ही खास लोगों से मिलते हैं। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं होने से आक्रोश है। विधायक इसमें भी सिर्फ हवा-हवाई बात करते हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की समस्या, सड़कें खस्ताहाल हैं, जिससे विधायक के खिलाफ गुस्सा है। विधायक देशराज कर्णवाल कहते हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी काम किया है, लेकिन विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में झबरेड़ा विधानसभा का बोलबाला है और ये मेरे मतदाताओं की बात है, मेरे मतदाताओं की देन है, मेरी नहीं। क्योंकि यदि मुझे वो विधायक ना बनाते तो आज मैं ये काम ना कर पाता। सड़कों का कितना बुरा हाल है, चारों तरफ सड़क जर्जर हुई पड़ी है और ये किसकी कमियां हैं? ये हमारे क्षेत्र के विधायक की कमियां हैं। अगर सरकार चाहती तो मैं समझता हूँ सड़कें बहुत अच्छी बन सकती थी। तो अगर हम फैक्ट्री की भी बात करें, फैक्ट्रियों की भी हम बात करें, तो फैक्ट्रियों में भी 70% रोजगार नहीं मिला।
और अब आपको दिखाते हैं कि झपरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। दरअसल विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें खस्ताहाल हैं। किसानों का 2 सत्र का गन्ने का भुगतान अभी बकाया है। युवाओं के जहन में बेरोजगारी का मुद्दा है। जनता से विधायक देशराज कर्णवाल ने दूरी बनाई है, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा पनप रहा है। छात्राओं के लिए डिग्री कॉलेज की मांग भी अभी तक बरकरार है और यही मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। विधायक जी का कार्यकाल पूरा होना जा रहा, लेकिन विकास कार्य तो यहाँ हमारे गांव में एक सड़क बनी है, हमें तो और कोई विकास कार्य दिखा नहीं। इन्होंने इलेक्शन दिखा तो ये आए हैं, वरना इनके दर्शन दुर्लभ हो रहे। आज तक जीवन में मतलब मैंने अब तक नहीं देखा, 5 साल का कार्यकाल हो गया कि विधायक जी जो हैं वो किसी के पास अपनी सुनने के लिए कोई बात गए, यदि कहीं गए तो विवाद में रहे। इन्हें जो है जिता को तो जनता बहुत खुश हुई थी, लेकिन ये कर किया कुछ नहीं इन्होंने 5 सालों में।